स्टूडेंट्स वेलकम। एनएमआर में हम उससे आगे बढ़ रहे हैं। देखिए स्लाइड आपके सामने है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाते जाते हैं तो दोनों चक्रण अवस्थाओं के मध्य गैप भी चेंज होता है, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पहले बताया था। ये देखिए आप इस तरीके से कि जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम इस तरफ बढ़ा रहे हैं, ये देखिए एनर्जी गैप दोनों चक्रण अवस्थाओं में इस तरह से ये बढ़ता ही जाता है। तो ये बात यहाँ क्लियर है। तो ये गैप बढ़ता जाएगा। तो हमारे पास क्या होता है कि जब हम उपकरण को बनाते हैं किसी एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए, तो हम ये सिद्धांत रूप से ये करते हैं कि एक निश्चित चुंबकीय क्षेत्र रख कर उसमें लगातार परिवर्तित होती हुई आवृत्ति के विकिरण गुजारें। चुंबकीय क्षेत्र कांस्टेंट कर दें और जो विकिरण की आवृत्ति होती है वो चेंज करें हम लगातार। जैसा कि देखिए आप चित्र में दिख रहा है ये तरीका कि हम कोई मैग्नेटिक फील्ड फिक्स कर दें और आवृत्ति को बढ़ाएं, तो जहाँ होगा वहाँ पे उसका सिग्नल आ जाएगा। पर ऐसा होता नहीं। देखिए आप इसका उल्टा हम करते हैं। हम क्या करते हैं कि किसी भी फिक्स आवृत्ति का वहाँ पर विकिरण रखते हैं। जैसे उदाहरण के लिए से 60 मेगाहर्ट्ज़ आवृत्ति का हमने वहाँ पर उपकरण रखा और हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बढ़ाते हैं। जिस क्षण नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद होता है उस पर हमें ये इस प्रकार का एक संकेत आता है। देखिए आप अप फील्ड में जाएंगे तो इस तरफ चुंबकीय क्षेत्र बढ़ाते जाएंगे और चुंबकीय क्षेत्र कम रखेंगे तो इस तरफ से आएगा। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाने पर संकेत ऐसा प्राप्त होता है। और यहाँ पर एग्जैक्टली होता क्या है, देखिए आप कि नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। देखिए कि नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद विज्ञान की स्पेक्ट्रोस्कोपी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें रेडियो आवृत्ति की तरंगों द्वारा दिए गए नमूने पर या प्रतिदर्श पर नाभिकीय ऊर्जा के मध्य संक्रमण का अध्ययन किया जाता है, जहां नाभिक द्वारा प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत चुंबकीय विकिरणों के अवशोषण से उच्च ऊर्जा की चक्रण अवस्था में संक्रमित हो जाता है। एक्चुअल में क्या होता है कि हमने उदाहरण के लिए 60 मेगाहर्ट्ज़ का विकिरण उसको दिया और ये नीचे चित्रानुसार निम्न ऊर्जा स्तर से, देखिए आप ये निम्न ऊर्जा स्तर है और ये उच्च ऊर्जा स्तर है। तो चक्रण का विन्यास चेंज हो गया। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चक्रण कर रहा था ये इस तरफ यूँ ऐसे, और ये चक्रण बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये होती है हमेशा इधर से दे रहा हूँ, तो ये विविध चक्रण कर लेता है। इसको हम कहते हैं नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद। अब देखिए आप इसको नेक्स्ट स्लाइड में कि आप समझिए इसको कंसेप्ट को, बड़ी आसान सी बात है। देखिए आप जब इसको जानेंगे कि जैसे एक प्रोटॉन की बात करें हम, तो उसके लिए क्या है कि 14,100 गॉस का चुंबकीय क्षेत्र जब लगाया जाता है तो प्रसरण की आवृत्ति होती है 60 मेगाहर्ट्ज़। उसकी प्रसरण आवृत्ति होती है 60 मेगाहर्ट्ज़। अब क्या होता है, बात समझना आप कि जब हम क्या कर रहे हैं 14,100 गॉस का बाह्य चुंबकीय क्षेत्र प्रोटॉन पर आरोपित कर रहे हैं, प्रोटॉन का मतलब प्रोटॉन के नाभिक, हाइड्रोजन के नाभिक पर आरोपित कर रहे हैं, तो वो प्रसरण गति करता है। मैंने आपको बताया था पहले। और उस आवृत्ति जो प्रसरण गति करता है उसकी आवृत्ति कितनी होगी वहाँ पे 60 मेगाहर्ट्ज़ होती है। बात समझ आ गई? यानी 14,100 यानी 1.441 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड आरोपित करेंगे प्रोटॉन पे, तो वहाँ पर प्रसरण गति जो करेगा वो उसकी आवृत्ति होगी 60 मेगाहर्ट्ज़।
और इस कारण से उसके चारों तरफ एक 60 मेगाहर्ट्ज़ आवृत्ति का एक ऑस्किलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड उस न्यूक्लियस के चारों ओर, प्रोटॉन के चारों तरफ इस प्रकार का एक ऑस्किलेटिंग या दोलित्र या कंपनशील विद्युत क्षेत्र घटक उत्पन्न हो जाता है। यदि अब इसे यहाँ पर 60 मेगाहर्ट्ज़ का विकिरण दिया जाता है तो ये अपना स्पिन इन्वर्जन कर लेगा इस तरीके से यहाँ पहुँच जाएगा। बात को समझने की ज़रूरत है। ये न्यूक्लियस जो है 1.41 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड में है और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसमें पुरुषण गति होती है, ये बात पहले हम कर चुके हैं। इस पुरुषण गति की आवृत्ति जो होगी वो कितनी होगी, 60 मेगाहर्ट्ज़ होगी, जो रेडियो क्षेत्र की आवृत्ति है। अब इस मॉलिक्यूल को यदि हम बाहर से 60 मेगाहर्ट्ज़ इसकी खुद की आवृत्ति है और 60 मेगाहर्ट्ज़ ही हम बाहर से अगर इसको आवृत्ति देते हैं तो ये अपना स्पिन इन्वर्जन कर लेता है, उलट जाता है इस तरीके से। इसको हम कहते हैं नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद। अब मेरे ख्याल में आप इसको समझ गए होंगे। अब आगे देखिए, नेक्स्ट हेडिंग हमारा इसमें है शील्डिंग, परिरक्षण। और परिरक्षण के कारण केमिकल शिफ्ट चेंज होती है, इसलिए इस टॉपिक को हम कह सकते हैं केमिकल शिफ्ट एंड शील्डिंग। देखिए यहाँ पर जो हमने देखा है तो ऐसा लगता है प्रथम दृष्टिया कि सारे प्रोटॉन एक ही निश्चित आवृत्ति पर अपना नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद करेंगे, एक फिक्स आवृत्ति पर। सभी प्रोटॉन हैं, सब हाइड्रोजन के नाभिक है, तो उन सबको एक साथ ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन देखिए ऐसा नहीं है। जितने भी प्रोटॉन हमारे होते हैं, सारे प्रोटॉन जो किसी मॉलिक्यूल में हम हाइड्रोजन की एटम्स की बात कर रहे हैं तो उनका केमिकल इन्वायरमेंट अलग अलग होता है। ये बातें मैं आपको आगे बहुत अच्छे से क्लियर करूँगा कि सारे प्रोटॉन कभी भी एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ के प्रोटॉन एक जैसे होते हैं, सभी के प्रोटॉन एक जैसे नहीं होते हैं। जैसे CH3, CH2, CH3, इसमें CH3 और उधर का CH3, ये 6 प्रोटॉन तो हो गए एक जैसे, और बीच में लास्ट CH2 जो प्रोटॉन 2 हैं, ये प्रोटॉन डिफरेंट हो गए। तो सभी प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉनिक वातावरण जो होता है वो क्या है, डिफरेंट होता है। और इस कारण से उनके NMR संकेत भी एक ही जगह नहीं आते हैं। देखिए कारण क्या होता है कि प्रत्येक प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन एटम जो कार्बन से बंधा होता है, कार्बन कई प्रकार के हो सकते हैं, sp2, sp3, sp, उनसे जुड़ा होता है, और या किसी हेटेरो एटम से जुड़ा होगा तो उसका -I इफेक्ट भी उस पर गिरता है। इन सब का रिजल्ट ये होता है कि प्रोटॉन के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, इलेक्ट्रॉन घनत्व, वो कांस्टेंट नहीं है। सभी प्रोटॉन में इलेक्ट्रॉन घनत्व भिन्न भिन्न होता है। कुछ में एक जैसा हो सकता है, लेकिन सब में एक जैसा हो जाए ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। जब भिन्न भिन्न इलेक्ट्रॉन घनत्व जब इनके अंदर होता है तो हम फिर ये कह सकते हैं कि उनके सिग्नल भी भिन्न भिन्न आएंगे। रीज़न इसका क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन घनत्व जो होता है वो सदैव ही किसी भी गुणनशील नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इन इलेक्ट्रॉनों का मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, ये आरोपित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, ये सदैव ही इसके विपरीत होंगे। सभी इलेक्ट्रॉन के जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनका बहुत ही स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है, और उनकी दिशा क्या होगी, हमेशा प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत होगी। इस तरीके से ये प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र है जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और इन सब की डायरेक्शन इस तरफ होगी हमेशा ही, जो बहुत ही वीक है। इसको मैं आप बहुत छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ।
कि आप कहीं फर्श में से निकल के रूम में जा रहे हैं या एंट्री कर रहे हैं या बाहर निकल रहे हैं, और वहाँ पर इस बरसात के मौसम में जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल देखिए आप, चींटे हैं, मकोड़े हैं, तो आप जानते हैं कि वो मकोड़े आपको कुछ नहीं बिगाड़ने वाले हैं। आपने जूते पहने, चप्पल पहनी हुई है, और अगर रात के अंधेरे में भी आप वहाँ निकलते हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा ये मकोड़े हैं वहाँ पर। लेकिन जब दिन में आप निकल रहे हैं तो आप वहाँ थोड़ी देर के लिए ठिठक जाएंगे कि कहीं ये चींटा काट नहीं लेगा। तो बिल्कुल, जबकि आपके सामने उस चींटे की कोई वैल्यू नहीं, कोई औकात नहीं है, उसमें इतना पावर नहीं है, आप उसको पैर से मसल सकते हैं। तो ठीक ऐसे ही ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये ऊपर वाला जो इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा है, ये बहुत ही वीक है, बहुत वीक है। और ये जो आरोपित चुंबकीय क्षेत्र बाहर से हम दे रहे हैं इसको, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन ये जो बहुत वीक मैग्नेटिक फील्ड इस न्यूक्लियस के चारों तरफ बन रहा है, देखिए इसके चारों तरफ, ये मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा बहुत इसको कंपेंसेट करने का प्रयास करता है। जैसे उस चींटे ने आपको तेज चलने से रोक दिया, तो ऐसा ही यहाँ पर होता है। और इसी को जितने इलेक्ट्रॉन किसी H परमाणु के नाभिक को, जितने इलेक्ट्रॉन घेरे होते हैं चारों तरफ से, वो उतना ही ढका हुआ माना जाएगा, कवर्ड। और वो जितना अधिक कवर्ड होगा उसी को हम कहते हैं कि ये बहुत अधिक परिरक्षित है। इसी को हम कहते हैं परिरक्षण प्रभाव, शील्डिंग इफेक्ट। ये शील्डिंग इफेक्ट कराता है। तो आप इसको जान गए हैं। और इसी शील्डिंग इफेक्ट की वजह से क्या है कि सारे जो प्रोटॉन होते हैं उनका केमिकल इन्वायरमेंट जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट जिसको कह सकते हैं हम, वो डिफरेंट हो जाता है। और डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट के कारण उनके सिग्नल भी डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड में आते हैं। और सिग्नल किस प्रकार के आते हैं? इस प्रकार के आते हैं। ये जो दिख रहे हैं आपको, ऐसे सिग्नल आते हैं। और ये सिग्नल इस एक स्केल पे फैले हुए होते हैं, और उस स्केल की वजह से हम उन सिग्नल्स को पहचानते हैं। इस तरफ डाउन फील्ड होता है और इस तरफ अप फील्ड होता है। और इस आधार पर कितने प्रोटॉन किस प्रकार के हैं, इनकी हम पहचान वहाँ पे बड़ी आसानी से कर लेते हैं, जो हम आगे अगले पेजेज में आप इसको समझ पाएंगे। आप इस बात को समझिएगा। और इससे नेक्स्ट जो है आगे हम इस स्लाइड में जो बताई गई है, ये बातें मैं आपको अगले चैप्टर में पढ़ाऊँगा। अब इसमें एक चीज़ को ध्यान रखिए आप कि ये सब चीज़ें आप कोई सी भी बुक आपके पास हो, आप उसमें पढ़ सकते हैं। सभी बुक्स में एक ही जैसी बातें लिखी हुई है, वही बातें मैंने अपने नोट्स में लिखी हुई है। मैंने अपने नोट्स बनाए हुए हैं, वो भी किसी एक ही किताब को आधार बना के बनाए हुए हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको कभी भी ये नहीं सोचना है कि मुझे कौन सी किताब पढ़नी है। आप केवल मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा। बुक्स में सारी बातें इतनी स्टिक तरीके से, मीनिंगफुल तरीके से ट्रांसमिट नहीं करी हुई है। आप कुछ बातें मेरी सुनेंगे और बुक को पढ़ते रहेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये बातें समझ में आ जाएगी। क्योंकि देखिए, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी सिर्फ आप ही लोग नहीं पढ़ते हैं, इसके आगे भी हायर एजुकेशन में भी जब PG क्लासेस में आप जाएंगे वहाँ पर भी NMR बहुत ही डिटेल में वहाँ आती है। तो आपको चीज़ें अपनी किताब में पढ़नी है और फिर मेरे लेक्चर को सुनना है। थैंक यू।